देखिए इसमें सबसे पहले जो शुरुआत हुई है इस चैप्टर के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छी तरह बता सकते, सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोई भी पॉइंट अगर एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है, पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हो, कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 x2 y2 है तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी, उनको ज्वाइन करने से जो लाइन आ रही है उसको अगर कोई पॉइंट इंटरनली m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली m:n रेशियो, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास c अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनल डिवीजन, पॉइंट c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, सिमिलरली my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर डिवीजन एक्सटर्नल है, मेन जो डिफरेंस होता है इंटरनल डिवीजन के केस में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है वो ए और बी के बीच में मिलेगा। अगर सी पॉइंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो उस केस में हमारे पास जो पॉइंट सी है वो ए और बी के बीच में होगा। और एक्सटर्नल डिवीजन के केस में अगर कोई पॉइंट सी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ए बी को, तो ए बी प्रोड्यूस के ऊपर मिलेगा, ठीक है, यानी कि ए और बी के बीच में नहीं होगा। इस केस में इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1 है, x2 y2 है। ये पॉइंट सी इस सेगमेंट ए बी को m:n में डिवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग होता है कि AC अपॉन CB इक्वल टू m। यहाँ पर ये पॉइंट सी इस सेगमेंट ए बी को m:n में डिवाइड कर रहा है, मतलब इस पॉइंट सी ने सेगमेंट ए बी के दो टुकड़े कर दिए, उन दोनों की लेंथ का जो रेशियो है वो m/। पॉइंट सी सेगमेंट ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है, उन दोनों की लेंथ निकाल के अगर उसका रेशियो निकाल रहे हैं तो रेशियो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, m/n के इक्वल है, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है। अब यहाँ इस केस में हमारे पास जो पॉइंट सी है उसकी कोऑर्डिनेट mx2, अगर पॉइंट सी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m:n में, तो mx2 माइनस mx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस my1 अपॉन m माइनस n। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। एक इसमें टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन कई बार इसमें पूछ लेता है, इमेज या रिफ्लेक्शन, किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अंदर क्या होगा, वाई एक्सिस के अंदर क्या होगा। रिफ्लेक्शन पहले एक्स एक्सिस के अंदर लिया, फिर वाई एक्सिस के अंदर लिया, तो पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या उसमें चेंज आएगा। ओरिजिन के अबाउट अगर किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो क्या होगा, लाइन वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट किसी भी पॉइंट का अगर हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो वो क्या होगा। रिफ्लेक्शन या इमेज एक ही चीज है। रिफ्लेक्शन और इमेज, चार पांच तो पर्टिकुलर केस हैं। रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट दिया हुआ है अगर उसके कोऑर्डिनेट x और y है, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन x एक्सिस में क्या होगा, इस x एक्सिस के दूसरी तरफ एक ऐसा पॉइंट जो x एक्सिस से उतनी ही दूरी पर हो जितनी दूरी पर ये पॉइंट B दिया हुआ है, P'। रिफ्लेक्शन हमारे पास पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये कहलाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर।
इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो ये उतनी ही दूरी पर एम पी डैश और एम पी दोनों आपस में एक होते हैं। तो इस केस में पॉइंट पी का जो रिफ्लेक्शन है इन एक्स एक्सिस इट विल बी एक्स और माइनस वाई। एक्स एक्सिस के अंदर अगर आपको रिफ्लेक्शन निकालना है तो वो हमारे पास क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करो, वाई कोऑर्डिनेट का साइन। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ना, ये रिफ्लेक्शन भी कह दो आप, इसको इमेज कह दो, दोनों का जो मिड पॉइंट है वो उस लाइन के ऊपर प्रेजेंट होगा जिसके अंदर हम रिफ्लेक्शन निकालते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, एक्स एक्सिस पर है तो इन दोनों के मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0। उसके बाद कहते पॉइंट का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अंदर क्या होगा। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, सपोज ये पॉइंट क्यू आपके पास है, इसका जो मिड पॉइंट है यानी कि वाई एक्सिस के अंदर पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है। ये पॉइंट कहलाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये पॉइंट कहलाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर का जो फुट है इसके कोऑर्डिनेट x 0, ये हमारे पास इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, दिस इज x, तो ये पॉइंट आपके पास x 0, ये पॉइंट 0 भाई। अगर आपको किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट निकालना है, ओरिजिन जो है पॉइंट और रिफ्लेक्शन का मिड पॉइंट होगा, ओरिजिन जो है वो पॉइंट और इसके रिफ्लेक्शन का क्या होगा, मिड पॉइंट। तो यहाँ पर ओरिजिन के अंदर इस पॉइंट P का जो रिफ्लेक्शन है, अगर मैं इसको R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वो हमारे पास क्या आएगा, -x और -y। एक ही लाइन में होंगे पॉइंट, एक ही लाइन में होंगे और ओरिजिन जो है वो आपको क्या मिलेगा, इस PR का मिड पॉइंट होगा। दो रिफ्लेक्शन एक साथ लिए जा सकते हैं। पहले हमारे पास पॉइंट था P 2 3, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस लेना है उसके लिए नोटेशन RX, रिफ्लेक्शन इन y लेना है तो RY। दोनों रिफ्लेक्शन एक साथ यूज हो सकते हैं, RX RY ऑफ द पॉइंट 2। ये पॉइंट किस में चेंज हो जाएगा। पहले क्या किया, इस पॉइंट 2 3 का रिफ्लेक्शन निकाला y एक्सिस में, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकाल के इसमें क्या चेंज आ रहा है, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -2 और 3। अब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इसके अंदर निकालना है, x एक्सिस के अंदर, x एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज, इट विल बी -2 -3। These two reflections are simultaneously equal to one single reflection through origin। अगर इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन हम ओरिजिन के अबाउट निकाल रहे हैं 2 3 पॉइंट का, तो वो आपके पास इन दोनों रिफ्लेक्शंस को अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसी के इक्वल होगा। ये केस हमारे पास आ जाएगा। These two RX की बजाय पहले आप y एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन निकाल लो, पहले x एक्सिस के अंदर फिर y एक्सिस के अंदर, ये पॉइंट आएगा। इसमें x एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज -2 3। अब इसका y एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, -2 -3। रिफ्लेक्शन का मतलब हमारे पास है जिस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालना है। पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन है, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ 1 2 अबाउट द पॉइंट 3 4। 1 2 पॉइंट का रिफ्लेक्शन 3 4 के अबाउट, 3 4 पॉइंट के अबाउट, ये हमारे पास क्या होगा, अगर इस पॉइंट 1 2 का रिफ्लेक्शन इस पॉइंट के अबाउट पॉइंट x y है, देन इफ रिफ्लेक्शन इज x y, अगर रिफ्लेक्शन हमारे पास x y है, देन जिस पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन था 3 4 is the midpoint of 1 2 and x। midpoint formula यूज करें, 1 plus x upon 2 equal to 3, 2 plus y upon 2 equal to 4। और यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं x और y की। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रिफ्लेक्शन केवल ओरिजिन के अबाउट ही निकाल पाएंगे, x एक्सिस के अबाउट ही निकाल पाएंगे, y एक्सिस के अबाउट ही निकाल पाएंगे। ये कुछ एक ऐसे केस हैं जिनमें रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रख लो। अगर आपको किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू x लाइन है, इस पॉइंट के अबाउट अगर पॉइंट P दिया हुआ है, इसका रिफ्लेक्शन आपको निकालना है, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे y x।
क्या होगा, अब ये पॉइंट और इसका जो रिफ्लेक्शन है, इन दोनों का मिड पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा। क्या आ रहा है मिड पॉइंट? इस लाइन के ऊपर कौन से पॉइंट है? ये लाइन है y इक्वल टू x। क्या कह रहा हूँ, इस लाइन के ऊपर कौन से पॉइंट है जिनका x और y कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल है। तो अब मैं पॉइंट और इसका जो रिफ्लेक्शन है, पॉइंट या इसकी जो इमेज है, अगर उसका मिड पॉइंट निकालता हूँ तो मिड पॉइंट के x और y दोनों कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होंगे। क्या आएगा, x प्लस वाई बाई 2 और y प्लस एक्स बाई 2। ये 4-5 तो हो गए पर्टिकुलर केस। किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन x एक्सिस के अबाउट, किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन y एक्सिस के अबाउट, किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट, किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। इसके बाद हमारे पास मान लो ना x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन निकाल रहा, ना y के अबाउट, कोई भी लाइन दे दी, रिफ्लेक्शन और इमेज, रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ द पॉइंट 2, 3 इन द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट काम करेगा? पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, इसका रिफ्लेक्शन निकालना है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। इस पॉइंट से आप इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, इस लाइन के दूसरी तरफ ऐसा पॉइंट, इस लाइन के दूसरी तरफ ऐसा पॉइंट जो इस लाइन से उतना ही दूर है जितनी दूरी के ऊपर पॉइंट है, और a और a' को ज्वाइन करने से जो लाइन आए वो इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। यहां से इतने डिस्टेंस के ऊपर तो बहुत से पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ना तो ये इमेज है, ना ये इमेज है, ना ये इमेज है और ना ये इमेज है। पॉइंट और उसकी इमेज को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट आ रहा है वो गिवन लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर। उस केस में ये वाला जो पॉइंट A है वो इसकी क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। वैसे तो इसके अंदर इमेज हम निकालते हैं, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, बताया होगा ना फॉर्मूला एक बार स्ट्रेट लाइन के बारे में। लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इस लाइन का स्लोप, ये लाइन दी हुई है आपको 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना, उस लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में चेंज करें। y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में चेंज करोगे, y वाली टर्म एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ। 4y इक्वल टू 3x प्लस 5 हो गया। y की वैल्यू आ गई 3/4x प्लस 5/4। m की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। इसका स्लोप आ गया इस लाइन का। ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा, लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस में होगा। तो इस लाइन का स्लोप 3/4 है, तो इस लाइन का स्लोप क्या आ गया, -4/4। इस लाइन का पासिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है 2, 3। लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। इस लाइन की इक्वेशन की फॉर्मूला y माइनस 3 स्लोप -4/3 इंटू x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू -4x प्लस 4x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0। इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट, मतलब इन दोनों लाइनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेना x और y के लिए। जो x और y की वैल्यू आएगी वो आपके पास ये वाला पॉइंट होगा जो कहलाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। उसके बाद इमेज की कोऑर्डिनेट ले लेना अल्फा बीटा। a और a' का मिड पॉइंट आपके पास इसका और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट। सॉल्व मेथड है।
ये तो हुआ पूरी कैलकुलेशन के साथ। अगर आपको पॉइंट की इमेज निकालनी है, इमेज ऑफ द पॉइंट, ये रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, इमेज को रिफ्लेक्शन भी कह सकता है। इमेज ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1 इन द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज, अगर वो x और y है, पॉइंट की इमेज x और y है, तो ये x और y कैसे निकलेगा, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c, और इसके अपॉन में आ गया a2 प्लस b। ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ तीनों आपस में इक्वल है, पहले और तीसरे को कंपेयर करूंगा तो x आ जाएगा, दूसरे और तीसरे को कंपेयर करूंगा तो y। x1 आपको दिया हुआ है, a आपको दिया हुआ है, अगर यही रिजल्ट मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो x1 की वैल्यू कितनी है 2, x माइनस 2 अपॉन में x का कोफिशिएंट a 3 है, इक्वल टू y माइनस y1, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 अपॉन में b की वैल्यू माइनस 4 है, इक्वल टू माइनस 2 इंटू ax1, a की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 2, 3 इंटू 2 6, by1 4 इंटू 3 12 माइनस का, और प्लस का c 5 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ रहा है 9 प्लस 16 25, 6 घटा 12 प्लस 5 प्लस 11 माइनस 12 माइनस 1 बच गया, ये प्लस 2/2, यानी कि ये भी 2/25 के इक्वल है और ये भी 2/25। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से x और y की वैल्यू, इस पहले वाले रेशियो को इस फॉर्मूले के अंदर इस सारे की वैल्यू आपको दी हुई है, a b और c दिया हुआ है, लाइन की इक्वेशन में जो कांस्टेंट है x का कोफिशिएंट है वो a, y का कोफिशिएंट b और जो कांस्टेंट है वो c। x1 और y1 पॉइंट हमारे पास है, x1 और y1 पॉइंट है जिसकी इमेज निकालनी है, और x और y हमारे पास क्या है, जो इमेज निकल के आएगी उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है x और y। अगर आपको ये पॉइंट निकालना पड़े फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास ये 2 हटा देना बस, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साथ माइनस 2 ले रहे हो तो जो x और y आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इमेज के कोऑर्डिनेट। अगर आपने 2 हटा दिया तो यहाँ से जो x और y आएगा वो किसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो डायरेक्ट आपके पास है, आपको ना तो लाइंस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, रिफ्लेक्शन x एक्सिस y एक्सिस अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, अबाउट ओरिजिन इन केसेज में निकालना है, या किसी भी पॉइंट के अबाउट पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है, तो हमारे पास बेटा इनको बंद करो, नहीं हो पाएगा। 4-5 तो पर्टिकुलर केस है, पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालना है, लाइन y इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालना है, ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालना है, x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालना है, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालना है। उसके बाद आ गया जनरल केस, कोई भी एक पॉइंट है उसका दूसरे पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन, पॉइंट और रिफ्लेक्शन का मिड पॉइंट वो पॉइंट होगा जिसके अबाउट आपको रिफ्लेक्शन निकालना है, और अगर किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन एक लाइन के अंदर निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से। इसके बाद यहाँ पर 4-5 पॉइंट होते हैं, सेंट्रोइड क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ एक इंफॉर्मेशंस। ट्राइंगल आपको दी हुई है, ट्राइंगल ABC, अगर पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट x2 y2 और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट x3 y2,
सबसे पहले सेंट्रोइड, मीडियन, वर्टेक्स ए को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दो, वर्टेक्स बी को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दो। यहाँ पॉइंट डी और ई जो है वो मिड पॉइंट है, साइड बी सी और सी। जहां दो मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट सेंट्रोइड कहलाएगा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी, सेंट्रोइड। इसके कोऑर्डिनेट फिक्स हैं। सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। सेंट्रोइड हमेशा प्रत्येक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। 2 हमेशा वर्टेक्स की तरफ, 2/3 हिस्सा इस मीडियन का वर्टेक्स की तरफ होगा और 1/3 मिड पॉइंट की तरफ। यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सेंट्रोइड है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1। मीडियन को, प्रत्येक मीडियन को, इस केस में इधर 2 आ गया और इधर मिड पॉइंट की तरफ बन जाएगा। तीनों मीडियंस हर हालत में एक ही पॉइंट से पास होंगी, तीनों मीडियंस कन्वर्ज होती है। सेंट्रोइड, पहले तो डेफिनेशन पता हो कि सेंट्रोइड होता क्या है। मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रोइड कहलाता है। मीडियन वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, सेंट्रोइड। एक आपके पास होता है इन सेंटर, सेकंड पॉसिबिलिटी। इन सेंटर जो एंगल्स हैं, इंटरनल एंगल्स, उनके बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल बी का बाइसेक्टर, ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर कहलाएगा भाई। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट ध्यान रखना, जो वर्टेक्स ए है उसकी अपोजिट साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी। नोटेशन फिक्स है, ए बी और सी। जिसको आपने वर्टेक्स ए नाम दिया हुआ है उसकी अपोजिट साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी और वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b। इंटरनल एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं, ये वाला जो पॉइंट डी है, थ्योरम आती है आपके पास, किसी भी इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? इस एंगल को बढ़ने वाली साइड्स का जो रेशियो है, दैट इज ये वाला पॉइंट डी जो है वो इस BC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? C/B। B की तरफ इस साइड की लेंथ और C की तरफ इस साइड की लेंथ। किसी भी ट्रायंगल के अंदर इन सेंटर एक होता है, 3 एक्स सेंटर होते हैं। एक इन सेंटर है और 3 हमारे पास क्या होते हैं? एक्स सेंटर होते हैं। इन सेंटर जो होगा एक ऐसी सर्कल है जो इन तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रही है, ठीक है। तीनों साइड्स को क्या कर रही है? इंटरनली टच कर रही है। बेटा छोड़ दो, जो परिस्थितियां हैं उससे दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो क्या क्या जो क्या दिख रहा है, कोई बात नहीं, इतना मत हो। मेरे पास तो उसका कोई इलाज नहीं, मैं कभी पढ़ाना बंद कर सकता हूँ और क्या करूँ। दिख नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा? उसके तरफ लाइट नहीं आ रही, मान लो रिफ्लेक्शन जा रहा है, नहीं दिख रहा इधर भी। अब दिख रहा है? एक हमारे पास इन सेंटर होता है और 3 एक्स सेंटर होते हैं। एक्स सेंटर 3 होते हैं। एक ऐसी सर्कल, इन सेंटर हमारे पास उस सर्कल का सेंटर है जो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करती है। इसका जो रेडियस है वो इन रेडियस है। इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से जो इंस्क्राइब्ड सर्कल उसका आप रेडियस निकालोगे। 3 मैंने इसके अंदर आपको बताया एक्स सेंटर होते हैं। पहला जो एक्स सेंटर है वो क्या होगा? इनको आप दोनों साइड्स को आगे एक्सटेंड करोगे,
एक ऐसा सर्कल जो इसको तो एक्सटर्नली टच करे और दो साइड्स को प्रोड्यूस्ड, ए बी प्रोड्यूस्ड और ए सी प्रोड्यूस्ड, इन तीनों को जो सर्कल टच करेगा उस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा, एक्स सेंटर। इसी प्रकार यहाँ इन दोनों को आप एक्सटेंड कर दोगे, ऐसा सर्कल जो इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है साइड को और इन दोनों को प्रोड्यूस में टच कर रहा है, वो दूसरा एक्स सेंटर आपके पास हो जाएगा। और इसी प्रकार तीसरा एक्स सेंटर इस साइड को टच कर रहा है और इन दोनों प्रोड्यूस को टच कर रहा है, ये हमारे पास क्या होंगे, तीन एक्स सेंटर, तीन सर्कल्स ड्रा होंगे इस तरीके से। इनके जो सेंटर्स होंगे क्या कहलाएंगे, एक्स सेंटर। एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है, वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड में अगर बाहर की तरफ सर्कल बनी हुई है तो इसका जो एक्स सेंटर होगा, एक्स सेंटर E1 माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन में माइनस ए प्लस बी प्लस वाई कोऑर्डिनेट माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस। वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड में, ध्यान रखना, वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड में जो सर्कल बनेगा एक्स सर्कल, इसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट, जो बी के अपोजिट साइड में सर्कल बनेगा उसमें यहाँ पर ये वाले टर्म माइनस बी एक्स टू और नीचे माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी वाई टू और नीचे माइनस बी हो जाएगा, ये दोनों क्रॉस होंगे। और इसी प्रकार सी के अपोजिट साइड में जो सर्कल होगा उसका जो सेंटर है वो तीसरा हमारे पास है एक्स सेंटर। संभावना नहीं है आपको इसमें एनटीएससी में इस एक्स सेंटर से रिलेटेड, लेकिन मैंने डिस्कस कर दिया, आप डायरेक्ट फॉर्मूला है। इनस्क्राइब जो सर्कल है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकता है। इनस्क्राइब जो सर्कल है उसका रेडियस ट्राइंगल के एरिया को आप सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दो। मेनली आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दी, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एरिया √3/4 और सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3/2। वहां से उसका क्या निकाल सकते हो आप, इन रेडियस। इनस्क्राइब्ड जो सर्कल है उसका रेडियस क्या कहलाएगा, इन रेडियस। दूसरा सेंटर हो गया, इसको हम क्या करें, इन सेंटर। एक सेंट्रोइड था, दूसरा इन सेंट्रोइड। उसके बाद हमारे पास इसमें आता है सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो भी ट्रायंगल आपको गिवन है, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। साइड्स के परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। ये उस सर्कल का रेडियस होता है जो इस तीनों वर्टिसेस से पास होती है। इट इज द सेंटर। सर्कम सेंटर जो है, सर्कमस्क्राइब्ड जो सर्कल है, एक ऐसा सर्कल जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा हो, ठीक है, वो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है। इसका जो सेंटर होगा वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस की होगा। सर्कम सेंटर को अगर मैं O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होता है। तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है। अगर वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं और सर्कम सेंटर निकलवा लें, क्योंकि सेंट्रोइड निकालने के कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट दिए हुए तो, और दूसरा हमारे पास इन सेंटर निकालने की कोऑर्डिनेट है। अगर तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो अगर आपको तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं तो उस केस में हम सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे? इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई ले लेंगे। ये पॉइंट ए से, बी से और सी से, तीनों से इक्वल डिस्टेंस की। पॉइंट ओ की डिस्टेंस ए से, ओ की डिस्टेंस बी से और ओ की डिस्टेंस सी से आपस में इक्वल है। निकालें कैसे? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इक्वल होता है। इन तीनों के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए होंगे
ओ ए हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लिया, इसको इक्वल रख लेना, घटाओगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल, एक्स वाई में एक इक्वेशन आएगी, इसको इक्वल रख लेना, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। इस तरीके से एक्स और वाई में हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, उन दोनों को सोल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। वो एक्स और वाई हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर्कम सेंटर। जब सर्कम सेंटर आपके पास आ गया तो डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस फॉर्मूले से सर्कम रेडियस कैपिटल आर। रिलेशन आपके पास होता है साइन और कोसाइन फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के अंदर, ए अपॉन साइन बी अपॉन साइन और सी अपॉन साइन सी। नहीं पता कौन सा फॉर्मूला किस केस में सेट हो जाए, सूटेबल हो, और वहां हमारी कैलकुलेशंस को बहुत ही ज्यादा सोल्व बनाते। ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं और प्रत्येक जो है इसके इक्वल है 2 आर। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? इस सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस। तो जैसी भी परिस्थितियां हों उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करें। अगर आपको साइड ए और उसका अपोजिट एंगल दिया हुआ है, कोई भी एक दे रखा हो, सभी की जरूरत नहीं है, वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड दे रखी है और एंगल ए दे रखे, अपने आप निकल जाएगा सर्कम रेडियस। ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल होगा? 2r के इक्वल, बी अपॉन साइन बी 2r, सी अपॉन साइन सी 2r। तीनों में से प्रत्येक रेशियो किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ r। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर इन। स्मॉल आर हमारे पास इन रेडियस है, कैपिटल आर सर्कम रेडियस है। कैपिटल आर जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल उसका रेडियस है और स्मॉल आर जो इनस्क्राइब्ड सर्कल है उसका रेडियस है। इन सेंटर निकल गया, सर्कम सेंटर निकल गया, इनस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस निकल गया, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस निकल गया। अगर आपको दोनों में से कोई एक दिया हुआ है, आप दोनों दिए हुए दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो। दोनों के बीच की डिस्टेंस सर्कम सेंटर और दूसरा आपके पास इन सेंटर दोनों दिए हुए हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर में से एक दिया हुआ है, आप दूसरा निकाल सकते हो। मतलब सारे फॉर्मूले एटलीस्ट मुझे याद हो, जिस केस में जो फॉर्मूला आसानी से अप्लाई हो जाए वो अप्लाई करो। डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। एक आपके पास इसमें होता है ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। बेटा आपके पास इसमें कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जिसमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जैसे ऑर्थो सेंटर के रिगार्डिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सब कुछ मुझे पता है, सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पर होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर, ये चारों पॉइंट कॉन्साइड करते हैं। चारों पॉइंट क्या करते हैं? कॉन्साइड। और बाकी आपके पास जनरली कोई भी ट्राइंगल दी हुई है उसमें जो सेंट्रोइड जी होता है ना, सेंट्रोइड जी ऑलवेज इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़कर डिवाइड्स एच सी। एच मीन्स ऑर्थो सेंटर और सी आपका होता है सर्कम सेंटर। सी अगर वर्टेक्स का नाम है तो आप इसको ओ कह सकते हो, सर्कम सेंटर। सेंट्रोइड जो है वो हमेशा ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ऑलवेज डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1।
इंटरनल। जो सेंट्रोइड होता है वो हमेशा उस सेगमेंट को, यानी कि तीनों पॉइंट आपको हमेशा कोलिनियर मिलेंगे। कौन कौन? सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर, ऑलवेज कोलिनियर इन एनी ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर मैंने बता दिया आपको क्या करेंगे, कौन साइड करेंगे, सारे के सारे एक ही पॉइंट के ऊपर। अदरवाइज ये कोलिनियर होंगे और जो HC ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको जो सेंट्रोइड है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:2। कई बार ऐसा होता है इनमें से दो के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं और तीसरा हमसे निकलवा लेता है। अगर ये रिजल्ट आपको याद है तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और अगर ये रिजल्ट याद नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। वर्टिसेस दे दिया आपको। अब वर्टिसेस की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, आराम से सेंट्रोइड निकाल लेंगे और इन सेंटर निकाल लेंगे, क्योंकि वो तो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड ही है। x1 + x2 + x3 y3, y1 + y2 + y3 y3। इन सेंटर ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, ay1 + by2 + cy3 अपॉन a + b + c। अब ऑर्थो सेंटर हम कैसे निकालें, अब आप ये रिजल्ट अप्लाई करते हैं और इस लाइन को, जिस लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं एलर्स लाइन। एलर्स लाइन, जिस लाइन के ऊपर सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर प्रेजेंट होते हैं वो लाइन क्या कहलाती है, एलर्स लाइन। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, पर्टिकुलर केस, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वो तो सर्कमसेंटर होता है। इन राइट एंगल ट्राइंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है वो किसका काम करेगा, सर्कमसेंटर का। और वो वर्टेक्स जहां 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है वो होता है ऑर्थोसेंटर। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सर्कमसेंटर, और जिस वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है वो पॉइंट हमारे पास, वो वर्टेक्स होता है ऑर्थोसेंटर। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होता है। अगर ट्राइंगल आपके पास ABCD भी है, AC का मिड पॉइंट अगर D है तो DA, DB और DC आपस में इक्वल। एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में, सभी पॉइंट्स के बारे में मुझे जानकारी है, कौन साइड करेंगे एक ही जगह। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में मुझे पता है कि ऑर्थोसेंटर कहाँ होगा, जिस वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है वो ऑर्थोसेंटर। सर्कमसेंटर कहाँ है, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, सर्कमसेंटर। इसके बाद एरिया का कॉन्सेप्ट आता है। ट्राइंगल का एरिया आपको अच्छी तरह पता है फॉर्मूला। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो उस केस में या तो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है, दोनों का एरिया निकाल के उसको ऐड करना है। एक आपके पास n साइडेड पॉलीगन है, n साइडेड पॉलीगन है, अगर उसका एरिया आपको निकालना पड़े एरिया ऑफ n साइडेड पॉलीगन, vertices A1 x1 y1, A2 x2 y2 and so on, An xn y1. 1/2 times of x1 y1, x2 y2, x3 y3 and so on, लास्ट में xn yn, और पहले वाले वर्टेक्स को फिर से रिपीट करना है xn y। डायगोनल्स इस प्रकार ड्रा करो, दिस जिनकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है उनका प्रोडक्ट आपको प्लस साइन के साथ लेना है, और जिनकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है उनका प्रोडक्ट हमें किस साइन के साथ लेना है, माइनस साइन के साथ। कोई भी पॉलीगन दी उसका एरिया हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इट मीन्स इट विल बी 1/2 टाइम्स ऑफ, मैंने
मैंने बताया जो ऊपर से नीचे एरो की डायरेक्शन है वो प्लस साइन के साथ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में हो जाएगी xn y1 और माइनस साइन के साथ x1 yn x4 y3 x3 y2 और x2 y1, ये सारे के सारे के साइन के साथ होंगे माइनस साइन के साथ। आप इसको लिख सकते हैं x1 y2 माइनस साइन के साथ एज इट इज साथ के साथ ले लो x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में xn y1 और माइनस का x1 y1। चाहे आपके पास कितने ही साइडेड पॉलीगन हो, अगर वर्टिसेस दिए हुए हैं, वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो उस केस में आप उसका लास्ट में इसका मॉडुलस लेना है। सॉल्व करने से यहाँ पर इसके अंदर आता है कि भी साइक्लिक और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का केस आता है, दीज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर, उसकी वजह से प्लस और माइनस आता है। लास्ट में हमें क्या लेना है, इसका मॉडुलस। अंदर वाली टर्म अगर नेगेटिव भी आ जाती है तो उसका क्या लेंगे, मॉडुलस। ये हमारे पास क्या आएगा, numerical value of the area of n-sided polygon whose vertices are given। अगर vertices दिए हुए हैं तो उस केस में फॉर्मूला इसमें चाहे क्वाड्रिलेटरल आ जाए, पेंटागन आ जाए, हेक्सागन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप उसका एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड वर्टिसेस आते हैं, अगर वर्टिसेस दे। ये कुछ एक इसमें कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन मेरे इसमें कुछ ऐसा मिला, निकालने हैं। फर्स्ट में से किसी का कोई डाउट हो किसी प्रकार का, क्योंकि मेरे को जो डिफरेंस है क्वेश्चन मिला वो तो मैं खुद डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आपका कोई डाउट हो तो बता दो। सेकंड में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इसमें आपके पास केस आता है कंडीशन फॉर 3 लाइन्स टू बी कंकरेंट। कंडीशन फॉर 3 lines to be concurrent। तीन लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है। सपोज 3 लाइन हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस C3 इक्वल टू 0। कंकरेंट का मतलब क्या है कि जो इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन भी पास होगी। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइन्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइन्स सेटिस्फाइज द थर्ड लाइन आल्सो, देन द 3 लाइन्स आर कंकरेंट। 3 लाइन कंकरेंट होंगी अगर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट के बारे में आपको एक बार बताया था मैंने, ध्यान होते एक वीडियो याद है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन बताई थी, क्योंकि एक आध जगह ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होकर क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल सकता है। विशेष रूप से इसके अंदर जब आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं ना, ये एक्स वाई के कोफिशिएंट्स हैं, उसमें आर्बिट्रेरी टर्म्स हो, पर्टिकुलर वैल्यू ना हो, अदरवाइज तो आप क्या करोगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करो या कोफिशिएंट इक्वेट करके सोल्व करो, एलिमिनेशन से सोल्व करो, कैसे भी सोल्व करो इन दो इक्वेशंस को। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप इस थर्ड लाइन के अंदर पुट करोगे। अगर 2 लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो तीनों लाइन कंकरेंट हो जाएंगे। ये जो कोफिशिएंट्स है ना वो आपको अननोन दे देगा। फाइंड द कंडीशन दैट द गिवन 3 लाइन्स आर कंकरेंट। आपसे कंडीशन निकलवा लेगा कि कंडीशन निकालोगे दिए हुए जो 3 लाइन है वो कंकरेंट, मतलब यहाँ पर आपको ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी आर्बिट्रेरी वैल्यू ही देके चलेगा, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी। तो आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका, फर्स्ट रो 3 रो हैं 3 कॉलम है,
फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट उठा लिया A1, इसके साथ ये एलिमेंट जिस कॉलम और जिस रो में उनको छोड़ दिया, ऊपर से नीचे प्रोडक्ट, बाकी जो बचा उसमें प्लस साइन के साथ B2C3, नीचे सुपर प्रोडक्ट माइनस का B2C3 और माइनस का B3C2। दूसरा एलिमेंट हमारे पास B1 है, माइनस B1। दूसरे एलिमेंट के साथ नेगेटिव लेना है। क्यों लेना है? यहाँ पर रूटीन में जब आप डिस्कस करोगे I प्लस जे की वैल्यू आती है, I प्लस जे। I उस रो को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, जे उस कॉलम को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट है। पहली रो में जो तीन एलिमेंट हैं, I प्लस जे की वैल्यू जहां ओड आती है वहां ये नेगेटिव साइन आएगा। I की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, दोनों का सम 2 आ गया। I1 है, J2 है, दोनों का सम 3 आ गया। I1 है, J3 है। पहली रो है, तीसरा कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, I प्लस J4 आ गया। यहाँ I1 केवल इसके लिए हो गए, इसलिए यहाँ केवल बीच में साइन कैसा आएगा? इसके साथ क्या आ गया? A2C3। अब ये एलिमेंट जिस कॉलम और जिस रो में उनको छोड़ दिया, A2C3 माइनस का A3C, और लास्ट में इस फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट C1। अब ये एलिमेंट जिस कॉलम और जिस रो में उनको छोड़ दो, A2B3 और माइनस का A3। ये इसका एक्सपेंशन आ गया और ये इक्वल टू क्या आएगा? कब? जब दी हुई तीनों लाइन कैसी हो? कंकर्रेंट। दी हुई तीनों लाइन अगर कंकर्रेंट हैं तो उस केस में इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी इसके इक्वल होगी 0। जब ये कोफिशिएंट्स आपको आर्बिट्रेरी देके चलेगा तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? रिलेशन बिटवीन दीज कोफिशिएंट्स सो दैट द गिवन 3 लाइंस आर कंकर्रेंट। तो वो रिलेशन ये वाली आएगी। इसमें A1, B1, C1, A2, B2, C2 की जगह जो पर्टिकुलर वैल्यू आपको दी हुई है वो वैल्यू आपको पुट करना। मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ इसमें सेकंड एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड में यही बातें पूछ रहा है कि दी हुई 3 लाइन अगर कंकरेंट हैं तो आपसे पूछेगा ABC AP में है, GP में है, HP में है या क्या कुछ। तो वो जैसे आप इस टाइप में रिजल्ट ड्राइव करोगे वहां से पता चल जाएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है लाइन्स AX प्लस 2y प्लस 1, AX प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद कह रहा लाइन BX प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड लाइन CX प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर कंकरेंट। हमसे कह रहा है A, B और C बताओ AP में है, GP में है या फिर HP में। कैसे डिसाइड करेंगे? यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए, क्योंकि तीनों लाइन कंकरेंट है देयरफॉर A 2 1 B 3 1 C 4 1 दिस इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड करेंगे क्या है? A इंटू में 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, B को 1 से B माइनस C और लास्ट में प्लस 1 इंटू ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, B को 4 से 4B माइनस 3C इक्वल टू 0 माइनस 8 माइनस 2B प्लस 2C प्लस 4B माइनस 3C इक्वल टू 0। माइनस का A केवल एक जगह आया हुआ है, माइनस का 2B प्लस का 4B, माइनस का 2B प्लस का 4B तो माइनस का A प्लस का 2B प्लस 2C माइनस 3C माइनस C इक्वल टू 0। क्या प्रूव हो गया? A प्लस C इक्वल टू, यानी कि ये तीनों लाइन अगर कंकरेंट है तो उसके लिए A प्लस C का किसके इक्वल होना जरूरी है? 2। इसका मतलब क्या हुआ? A B और C जो है किसमें होंगे? A B होंगे। अगर यहाँ से B स्क्वायर इक्वल टू AC प्रूव हो जाता है, B स्क्वायर इक्वल टू AC, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? A B C R in GP। A B और C HP में कब होंगे? जैसे आपके पास अर्थमेटिक मीन हमने निकाला है A प्लस B बाई 2 दो नंबर्स के बीच में, ज्योमेट्रिक मीन निकाला है रूट AB, और हार्मोनिक जो मीन होता है 2AB अपॉन A प्लस B। अगर दो नंबर हमारे पास A और B हैं, उन दोनों के बीच में हार्मोनिक मीन किसके इक्वल है?
2ab अपॉन a प्लस बी। अगर a b और c HP में हुए a b और c तो b की वैल्यू 2 होगी 2ac अपॉन a प्लस c। मतलब a b और c HP में कब होंगे? जब बीच वाला जो नंबर है b हार्मोनिक मीन है a और c के बीच में, यानी कि b की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो 2ac अपॉन a प्लस। ऐसा इसमें सेकंड है। थर्ड जो क्वेश्चन उसकी बात कर रहा था मैं, पॉइंट आपके पास दिया हुआ है 0 बीटा lies on or inside the triangle formed by the lines। पॉइंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट, यहाँ थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट इसमें डिफरेंट है। इसमें जो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि क्वेश्चन निकालते इसमें, वो कॉन्सेप्ट हमारे पास है पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। कोई भी लाइन आपको दे दी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। 2 पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट p कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा पॉइंट q कोऑर्डिनेट x2 y2। हमसे ये पूछेगा कि ये जो दोनों पॉइंट है वो इस लाइन के एक ही तरफ है या अपोजिट साइड में है। दिए हुए दोनों पॉइंट इस लाइन के एक ही तरफ, चाहे इधर दोनों के इधर या लाइन के अपोजिट साइड में, तो ये ट्रिक या कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा, या फिर लाइन के ऊपर है। अगर इन दोनों में से कोई भी पॉइंट लाइन के ऊपर है तो वो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कोई भी लाइन आप ड्रा कर दो, जैसे ये पॉइंट हमारे पास 1 है, ये पॉइंट 2 है, मेरे पास लाइन आ गई x by 1 प्लस y by 2 इक्वल टू 1, दैट इज 2x प्लस y इक्वल टू 2। ये लाइन है 2x प्लस y इक्वल टू 2x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। इस लाइन के एक तरफ आप वो सारे पॉइंट्स पाओगे जिनके लिए लेफ्ट हैंड साइड का साइन सेम है। इधर से कोई भी पॉइंट उठाना, 0 0 रख रहा हूं x और y के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड का साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इस लाइन के नीचे जितने भी पॉइंट है ना, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अगर आप x और y की जगह पुट करोगे तो 2x प्लस y की जो वैल्यू है -2 जो है वो मुझे कैसा मिलेगा, 0 से छोटा। इस लाइन के नीचे की तरफ वो सारे पॉइंट्स हैं जहां 2x प्लस y माइनस 2 0 से छोटा, और इस लाइन के ऊपर की तरफ वो सारे पॉइंट्स हैं जहां 2x प्लस y माइनस 2 0 से। मतलब इस पूरी लाइन ने xy प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तरफ कौन से पॉइंट्स हैं जिसके लिए इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, मतलब 2x प्लस y माइनस 2 0 से बड़ा। दूसरी तरफ कौन से पॉइंट्स हैं जहां 2x प्लस y माइनस 2 0 से छोटा, एंड ऑन द लाइन 2x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ काम करता है। इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आप x और y की जगह पुट करोगे, ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ax2 प्लस by2 प्लस c, आइदर बोथ आर ग्रेटर देन 0 और बोथ आर लेस देन 0। दिए हुए दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x और y की जगह रखने से अगर लेफ्ट हैंड साइड का साइन सेम आ रहा है, भले ही पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, तो क्या इंडिकेशन है कि दिए हुए दोनों पॉइंट इस लाइन के एक ही तरफ है। मुझे नहीं पता किस तरफ है, एक ही तरफ है। और अगर साइन अपोजिट है देन 2 पॉइंट्स will lie on same side of the line, लाइन के एक तरफ होने दोनों। और अगर इनका साइन अपोजिट है, ax1 प्लस by1 प्लस c ग्रेटर देन 0 एंड ax2 प्लस by2 प्लस c लेस देन 0, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव, तो वो क्या इंडिकेशन है, क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां से, क्या बता रहा है वो कि दिए हुए दोनों पॉइंट इस लाइन के अपोजिट हैं।
अब यहाँ पर जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, थर्ड क्वेश्चन, उसमें क्या कॉन्सेप्ट काम कर रहा है? आपको ट्रायंगल दी हुई है, तीनों साइड्स की इक्वेशन दे रखी है, हिंट दे देता हूँ, उसके बाद आप खुद निकाल लेंगे। 3x + y, एक साइड की इक्वेशन 3x + y + 2 = 0, दूसरी साइड की इक्वेशन 3y - 2x - 5 = 0, और तीसरी साइड की इक्वेशन है 4y + x - 4b = 0। आपसे कह रहा है एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 0 और बीटा है, वो या तो ट्रायंगल के अंदर हो या किसी एक साइड के ऊपर हो। तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट दीज 3 वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस निकालेंगे आराम से। कैसे निकालेंगे? ये वर्टेक्स का इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइन। तो तीनों लाइनों में से दो लाइन एक साथ लेके हम क्या निकाल लेंगे? उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वर्टिसेस को। वर्टिसेस निकालने के बाद हमें क्या करना है? देखो, ये वाला पॉइंट अगर ट्रायंगल के अंदर है तो वर्टेक्स बी और ये वाला पॉइंट इस लाइन के की तरफ होंगे। इसका मतलब इस बी के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखने से इसके लेफ्ट हैंड साइड का साइन। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखने से मुझे प्रॉपर साइन पता चल जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज 1 2 है, सपोज, तो ये वाला पॉइंट 1 2 लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड का साइन पता लग गया, कैसा रहेगा? इसका मतलब जब मैं ये वाला पॉइंट इसमें रखूंगा तब भी लेफ्ट हैंड साइड कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आपके पास क्या आएगा? 0 बीटा आप इसके अंदर रखोगे तो बीटा + 2 > इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? कि पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है बीटा के ऊपर। इसी प्रकार ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों इस लाइन के की तरफ है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस लाइन के की तरफ है। तो हमारे पास अल्टीमेटली 2-3 रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे किसके ऊपर? बीटा के ऊपर। उन सब का जो कॉमन पोर्शन होगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ बीटा को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। डाउट्स इसके हैं फर्स्ट सेकंड, किसी भी बच्चे के कोई भी डाउट है वो मेरे पास भेज दें, डेफिनेटली उनके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे आपके एग्जाम से पहले। अगर मेरे को ये लगा कि भी नहीं इसके अंदर तो सोल्व करने से पार नहीं पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, तो मैं मंडे को फर्स्ट लेक्चर में आपके पेपर से पहले वो चीज़ें डिस्कस करूँगा। लेकिन डाउट्स भेजोगे तभी पार पड़ेगी। देखो मैटर इतना है कि पहले बेसिक्स और फिर सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे, टाइम ही नहीं है हमारे पास इतना। आप रास्ता आपको दिखा दिया, प्रैक्टिस आपको करनी है, उसमें जिस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है वो शेयर करें, उसका समाधान मिलेगा। अगर मेरे को किसी क्वेश्चन में ये लग रहा है कि भैया तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा तभी समझ पाएंगे, तो मैं उसको मंडे को आपके एग्जाम से पहले डिस्कस करूँगा। और अगर इससे काम चल जाता है कि सॉल्यूशन भेज दिया निकाल लेंगे तो मैं सॉल्यूशन भेज दूँगा, ठीक है। लेकिन मेहनत करें, मंजिल पे बच्चा वही पहुँचेगा जो मेहनत करेगा, और मेहनत करने वाले को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं।